आप में से बहुत से लोगों को विदेश यात्रा करना या फिर विदेश में रहना पसंद होगा, जिसके लिए लोग कड़ी मेहनत करके पैसे जमा करने और विदेश में नौकरी तलाश करने की कोशिश करते हैं। विश्व के सबसे अमीर और समृद्ध देशों में से एक सिंगापुर में भारतीय लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 50 साल पहले इस देश की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। यहाँ ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं और ना ही आम लोगों की आमदनी इतनी ज्यादा थी। सवाल खड़ा होता है कि आखिर सिंगापुर महज 50 साल के अंदर इतना अमीर देश कैसे बन गया। सिंगापुर के अमीर बनने की दास्तान। वर्तमान समय में सिंगापुर को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर और समृद्ध देश माना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति आय 50,000 US डॉलर्स या 40 लाख रुपए के आसपास होती है। इस देश में आपको ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर महंगी गाड़ियां, साफ सुथरी सड़कें और लग्जरी यार्ड देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एशियाई देशों के बीच सिंगापुर का एक अलग रुतबा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिंगापुर हमेशा से इतना अमीर और समृद्ध था, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज से लगभग 50 साल पहले यानी 1965 के दौर में सिंगापुर में ना तो ऊंची इमारतें थीं और ना ही यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल इतना लग्जरी हुआ करता था, बल्कि इस देश के हालात काफी खस्ता हाल हुआ करते थे। उस दौर में सिंगापुर की ज्यादातर आबादी कच्चे मकानों में रहती थी, जबकि लोगों के पास आय के साधन भी बहुत कम हुआ करते थे। वहीं सिंगापुर में पक्की सड़कें भी नहीं थीं, जबकि बढ़ती महंगाई और अपराध ने आम लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया था। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर सिंगापुर ने ऐसी क्या तिकड़म लगाई जिसकी वजह से उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। सिंगापुर का क्षेत्रफल सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से इसकी गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में भी की जाती है। हालांकि आकार में छोटा होने के बावजूद भी सिंगापुर की आबादी 54.5 लाख के आसपास है, जिसकी वजह से यहाँ एक समय में काफी गरीबी हुआ करती थी। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान सिंगापुर दुनिया भर के व्यापारियों के लिए ठहरने और आराम करने की जगह हुआ करता था, जहाँ व्यापारी अपने सफर के दौरान ठहरते थे और अपने जहाजों को भी खड़ा करते थे। सन 1819 में ब्रिटिश शासकों ने सिंगापुर को वहाँ के राजा सुल्तान से खरीद लिया था, जिसके बाद ये छोटा सा आइलैंड ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गया और यहाँ रहने वाली जनता उनकी गुलाम हो गई थी। सिंगापुर के लोगों को गरीबी, भुखमरी और महामारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जबकि वो लोग बहुत ही कम कीमत पर ब्रिटिश शासकों के लिए मजदूरी किया करते थे। उस समय सिंगापुर की आबादी काफी कम थी और वो लोग ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। लेकिन साल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी ने सिंगापुर पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहां ब्रिटिश सैनिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। साल 1942 में जापान ने सिंगापुर को हथियाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को एक बार फिर गुलामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन साल 1945 में अमेरिका ने जापान पर बमबारी कर दी थी, जिसकी वजह से जापान सैनिकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सिंगापुर में जापानी सैनिक तुरंत अपने देश की तरफ रवाना हो गए थे। सिंगापुर को खुद ब खुद जापान से छुटकारा मिल गया था, लेकिन तब तक इस देश के आर्थिक हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। इस समय तक सिंगापुर के ज्यादातर नागरिक नशे के आदी हो चुके थे, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लूटपाट और हत्या जैसी अपराध को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटते थे। ब्रिटिश सैनिकों ने एक बार फिर सिंगापुर पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सिंगापुर के नागरिकों ने विरोध करना सीख लिया था और इस विरोध में सबसे ऊंची आवाज उठाने वाले व्यक्ति का नाम ली कुआन यू था। ली ने सिर्फ सिंगापुर के नागरिकों को विरोध करने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने साल 1954 में पीपुल्स एक्शन नाम की एक पार्टी का गठन भी किया था। इसके बाद सिंगापुर में ली की पार्टी बनकर तैयार हो गई थी, जिसने देश का नेतृत्व करने का फैसला किया था और साल 1959 में ली स्वतंत्र सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे थे।
लेकिन उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, जिसमें सिंगापुर को अपने पैरों पर खड़ा करना और लोगों को नशे से मुक्ति दिलाना सबसे अहम काम था। ली ने फैसला किया कि वो सिंगापुर को मलेशिया के साथ जोड़ देंगे ताकि मलेशिया की आर्थिक स्थिति का लाभ सिंगापुर को भी मिल सके। इस तरह 16 सितंबर 1963 को सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया था, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि सिंगापुर की कमाई का लगभग 40% हिस्सा टैक्स के रूप में मलेशिया सरकार को दिया जाएगा। इस दौरान मलेशिया के कई नागरिक सिंगापुर में आकर बस रहे थे, जिसकी वजह से सिंगापुर के नागरिकों में रोष बढ़ता जा रहा था और ली को अपने ही नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। ली ने महज 2 साल बाद मलेशिया से सिंगापुर को अलग करने का फैसला कर लिया और साल 1965 में सिंगापुर फिर से एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरकर दुनिया के सामने आया था। हालांकि उस समय तक सिंगापुर में ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे, लेकिन साल 1971 में ब्रिटिश सैनिकों ने सिंगापुर को पूरी तरह से छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ली ने सिंगापुर में प्रत्येक नागरिक का मिलिट्री में होना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी वजह से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवा सिंगापुर की सेना में अपना योगदान देते थे। सिंगापुर के पास ना तो खेती करने की जमीन थी और ना ही कोई प्राकृतिक तेल या ईंधन, जिसे बेचकर इस देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता था। लेकिन सिंगापुर के पास समुद्र था और बंदरगाह भी, लिहाजा प्रधानमंत्री ली ने इन बंदरगाह और समुद्री रास्तों को अपने देश की कमाई का जरिया बनाने का फैसला किया। उस दौर में समुद्री व्यापार काफी तेजी से फल फूल रहा था, लिहाजा सिंगापुर के आसपास से गुजरने वाले और बंदरगाह पर ठहरने वाले जहाजों से शुल्क लिया जाता था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ली ने देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक सख्त नियम बनाया था, जिसके तहत किसी भी कपल को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं थी। उस दौर में सिंगापुर में झोपड़पट्टी और गंदगी काफी ज्यादा हुआ करती थी, लिहाजा प्रधानमंत्री की सफल कोशिशों के चलते देश भर में सफाई अभियान चलाए गए और आम नागरिकों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इसका ये नतीजा हुआ कि वर्तमान समय में सिंगापुर की गिनती दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में की जाती है, जहां च्युइंगम खाना गैर कानूनी है, क्योंकि कई लोग च्युइंगम खाकर उसे सड़क पर थूक देते हैं, जिसकी वजह से देश में गंदगी बढ़ती है और लोगों को चलने फिरने में समस्या होती है। इतना ही नहीं, ली की सरकार ने आम लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया था, जबकि मानव संसाधनों पर काफी पैसा खर्च किया गया था। इतना ही नहीं, ली जानते थे कि सिंगापुर की कमाई सिर्फ समुद्री रास्ते और बंदरगाह तक ही सीमित नहीं रह सकती है, लिहाजा उन्होंने दुनिया भर के पर्यटकों और कंपनियों का ध्यान अपने देश की तरफ आकर्षित करने का फैसला किया। इसके तहत सिंगापुर में 1970 से 1990 के बीच विभिन्न बिल्डिंग, हाईवे और एयरपोर्ट को बनाकर तैयार किया गया था, जिसने न सिर्फ सिंगापुर की गरीबी छिपाने का काम किया, बल्कि इस देश को समृद्ध और अमीर दिखाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह सिंगापुर में चलने वाली पुरानी नाव को बदलकर उसकी जगह पर खूबसूरत याट को चलाया गया था, ताकि जब पर्यटक सिंगापुर घूमने के लिए आएं, तो उन्हें यहाँ हर तरह की सुख सुविधा का लाभ मिल सके। इसी तरह सिंगापुर में बड़े मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार किए गए थे, जो आम नागरिकों को नौकरी देने के साथ साथ पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम भी करते हैं। इस तरह देखते ही देखते सिंगापुर की तस्वीर बदलती चली गई, जबकि दुनिया भर की कई महंगी कंपनियों ने सिंगापुर में अपना कारोबार जमाना शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि सिंगापुर में आम लोगों की आमदनी बढ़ती चली गई, जबकि यहाँ के ज्यादातर शहर महंगे हो गए। इस देश में पर्यटकों के घूमने फिरने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनकी वजह से सिंगापुर की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इस देश में आबादी ज्यादा है, इसलिए कार खरीदने पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। यही वजह है कि सिंगापुर में ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जो लग्जरी होने के साथ साथ कम खर्चीले और समय के पाबंद होते हैं। वर्तमान समय में सिंगापुर में महंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि इस देश में विदेशों से लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। सिंगापुर के लोगों की आमदनी दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है, जबकि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी लग्जूरियस है। सिंगापुर के लोगों ने आज से 50 साल पहले शायद ही कभी सोचा होगा कि वो लोग इस तरह की लग्जरी लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इस देश में कुछ भी नहीं था।
लेकिन वर्तमान समय में सिंगापुर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसमें यहाँ के प्रधानमंत्री ली का अहम योगदान रहा है। अगर ली ने अपने प्रयासों और नियम कानून के चलते सिंगापुर की तस्वीर सुधारने की कोशिश ना की होती तो शायद आज भी ये देश ब्रिटिश या जापानी देश का गुलाम होता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।